हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? तो चलिए हम लोग आज समुच्चय का दूसरा चैप्टर लेक्चर 2 आज स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 में सबसे पहले जो छात्र लेक्चर 1 को नहीं देखे हैं, पहले उसको आप अच्छे से लेक्चर 1 को देख लीजिए। उसके बाद आप लेक्चर 2 को देखिएगा तो बिल्कुल आसानी से आपको टोटल क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा और आप अपने से बना सकते हैं इस प्रश्न को। तो इस वजह से आप सबसे पहले लेक्चर 1 को देखें। लेक्चर 1 डाला गया है। अब जो है आप लेक्चर 2 पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। लेक्चर 2 में समुच्चय के 1.1 एक्सरसाइज को हम लोग क्वेश्चन को पूरे को आज हम लोग पढ़ेंगे। कल इसके थ्योरी पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आज फिर से एक बार हम लोग जान लेते हैं कि समुच्चय हम लोग किसको कहते हैं। तो समुच्चय हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह या समूह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब पहले से परिभाषित, जो पहले से परिभाषित हो वस्तु, उनके संग्रह समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, 5 से छोटी प्राकृत संख्या, तो 5 से छोटी प्राकृत संख्या पहले से परिभाषित है। हमको पता है कि क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये आपका 5 से छोटे प्राकृत संख्या है और ये पहले से परिभाषित है। इन्हीं के संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं और जो पहले से परिभाषित नहीं हो उसके संग्रह को हम लोग समुच्चय नहीं कहते हैं। और हम लोग इसको डिटेल में चर्चा करें तो जो विशेष व्यक्ति के लिए यानी अलग अलग व्यक्ति के लिए ना बदले, मतलब फिक्स हो, चाहे आपका कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के लिए ये बदले नहीं, तो उनके संग्रह और समूह को भी हम लोग समुच्चय कहते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई बदलता है वस्तु, तब फिर हम लोग उसको समुच्चय नहीं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो किसी का पसंदीदा या कोई हॉबी हो गया, किसी का गाना सुनना हॉबी होता है, किसी को पढ़ना पसंद होता है, किसी को सुनना पसंद होता है, किसी को खाना अच्छा लगता है, इस प्रकार से किसी को खेलना पसंद होता है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का जो है आपका अलग अलग हॉबीज होते हैं, तो इनके संग्रह और समूह को हम लोग समुच्चय नहीं कहते हैं। तो चलिए आज इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। लेक्चर 2 में जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट। देखिए 1.1 में सबसे पहला प्रश्न की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया है, निम्नलिखित कौन से समुच्चय, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। आपको बताना है इनमें से जो दिए गए हैं कौन समुच्चय हैं, कौन समुच्चय नहीं है, और आप अपना उत्तर दे करके बताइए कि ये क्यों है, क्यों नहीं है। इस चीज को हमको बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तब बिल्कुल आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं वर्ष में 12 महीना होते हैं, उनमें जे से प्रारंभ होने वाले मंथ जो है आपको बिल्कुल पहले से परिभाषित है। जनवरी होते हैं, जून होते हैं, जुलाई होते हैं। ये 3 मंथ आपका जो है जे लेटर से प्रारंभ होते हैं, तो ये पहले से परिभाषित है। इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये समुच्चय है। और समुच्चय क्यों है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इनका जो है आपको 3 मंथ आते हैं जे से प्रारंभ होने वाले, और वो कौन कौन आते हैं, तो जून जुलाई और आपका जनवरी आता है। तो ये 3 मंथ जो है आपका ये जे से स्टार्ट होता है, ये पहले से परिभाषित है। इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। आगे दूसरा बात करें, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह।
अब बात करें प्रतिभाशाली को की, तो अनेक ऐसे ऐसे लेखक हैं जो बहुत प्रतिभाशाली, जिनके कोई अंत ही नहीं है। प्रतिभाशाली का कोई अंत नहीं। मतलब इस क्षेत्र में बात करें तो किसी का कोई अंत नहीं हो सकता है। जो कोई प्रतिभाशाली है, कोई लेखक, तो कल को उससे भी बेहतर आपको लेखक मिल सकते हैं। तो और प्रतिभाशाली की बात करें तो इसका कोई अंत नहीं, और इसका कोई परिभाषित पहले से नहीं है। आप किसी अदर व्यक्ति से पूछेंगे तो अलग अलग उनके नाम लेखक, किन्हीं को कबीरदास, किन्हीं को तुलसीदास, मतलब सूरदास, अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग आप सुनेंगे कि ये जो है अलग अलग लेखक प्रतिभाशाली है। इस प्रकार से जब बदलता है तब उन्हें हम लोग समुच्चय नहीं कहते हैं। तो ये जो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है, इसको हम लोग समुच्चय नहीं कहेंगे। ये आपका समुच्चय नहीं है, पहला वाला आपका समुच्चय है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज को संग्रह की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं बल्लेबाज में भी कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता। अभी हाल फिलहाल में बात करें हम लोग, जैसे नाम आ रहा है वैभव सूर्यवंशी, अभी उसको माना जा रहा है कि सबसे महान यही। इससे पहले और किसी को माना जाता है था। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के लिए महान अलग अलग प्लेयर हो सकते हैं, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग प्लेयर होते हैं। इस वजह से इनका भी समुच्चय जो है आपका, ये आपका समुच्चय नहीं होगा। इनके संग्रह को हम लोग समुच्चय नहीं कहते हैं। आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो ये हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किए थे कि अपने क्लास में जो भी स्टूडेंट बैठे हैं इनके संग्रह भी बिल्कुल परिभाषित हैं। कौन कौन लड़का बैठे हैं और ये कितने हैं, बिल्कुल ये परिभाषित है। तो जब परिभाषित हैं तब जाकर के उन्हें के संग्रह को हम लोग समुच्चय कहते हैं। तो बिल्कुल ये आपका समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या बिल्कुल परिभाषित है। हम लोग प्राकृत संख्या 1 से लेकर के 100 तक, यानी 100 से कम 99 तक सब कोई जानते हैं, जो पहले से परिभाषित है। 1 से 99 तक होता है तो परिभाषित है। इनके संग्रह समूह को हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। उसके बाद बात करें लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास। तो बिल्कुल कोई भी लेखक हैं, उस लेखक द्वारा जितना भी लिखित है, उपन्यास हो, चाहे कविता हो, चाहे कहानीकार हो, वो बिल्कुल फिक्स है। वो आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा कि सूरदास ने इतने कविताएं लिखे, इतना उपन्यास लिखे, तो वो बिल्कुल फिक्स है। वो हम लोग परिभाषित है पहले से, तो परिभाषित है। तो इन्हीं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ये आपका 6 नंबर प्रश्न आपका जो है समुच्चय होगा। अब कहता है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। हम लोग बिल्कुल परिभाषित है। हम लोग जानते हैं सम संख्याओं का जो संग्रह होता है, 2 से जो विभाजित जो भी प्राकृत संख्या होते हैं उनको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। तो बिल्कुल पहले से परिभाषित है। जैसे एग्जाम्पल में 2 4 6 अनंत तक जाएगा, तो ये पहले से परिभाषित है। इस वजह से इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जो भी प्रश्न आए वो सभी के सभी क्या है, परिभाषित है। बिल्कुल पहले से पता है कि इस प्रश्न अध्याय में 6 प्रश्न हैं, कुल 6 प्रश्न हैं, या कितने एक्सरसाइज हैं, बिल्कुल प्रश्न पहले से परिभाषित किया गया, फिक्स किया गया। प्रत्येक व्यक्ति देखेंगे तो वो यही बताएंगे कि इतने प्रश्न इसमें बुक में है। तो मतलब ये पहले प्रत्येक व्यक्ति के लिए बदलेंगे नहीं। इस वजह से इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। आगे बात करें विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर की बात करें तो जानवर कोई खतरनाक सबसे अधिक नहीं हो सकता। खतरनाक हो सकते, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे कहेंगे खतरनाक होता है तो ये ऐसा बात नहीं। अगर मान लीजिए आप मानते हैं कि बाघ और शेर को हम लोग खतरनाक मानते हैं,
उसके पास अगर हाथी चला जाए तो हाथी के लिए बिल्कुल वो खतरनाक नहीं है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति वस्तु के लिए ये शब्द सही नहीं है कि मतलब समान होगा। जैसे आपको बाघ दूसरे किसी के लिए नीलगाय हो गया, उनके लिए वो खतरनाक है। उनसे छोटे जीव जिनको वो मारकर खा जाते हैं उनके लिए वो खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है। जैसे सांप के लिए मेढक, मेढक के लिए सांप खतरनाक है, लेकिन सांप के पास ही कोई दूसरा जैसे नेबला हो गया तो नेबला के लिए सांप के लिए ज्यादा नेबला खतरनाक होता है। तो इसीलिए सबसे अधिक खतरनाक की बात करें तो कोई अंत सबसे अधिक, और किसी अलग अलग व्यक्ति के लिए कोई एक खतरनाक नहीं हो सकता है। तो नहीं हो सकता है तो जब भी बदलता है उसको हम लोग समुच्चय नहीं कहते हैं। तो यही आपका विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह की बात करें तो ये आपका जो है समुच्चय नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कंप्लीट कर लिए हम लोग। सेकेंड चैप्टर कल आपको बताए थे बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू नोट के बारे में, डज नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू के बारे में बताए थे। तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट था इसका। बताए थे कि यदि किसी समुच्चय का कोई अवयव है तो इस बात को अगर हमें दर्शाना है उसके लिए बिलोंग्स टू का प्रयोग करते हैं, और अगर इसका अवयव नहीं है तो इसके लिए हम लोग बिलोंग्स टू नोट यानी जिसको हम लोग डज नॉट बिलोंग्स टू कहते हैं इसका प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ए में जो है अवयव है 1 2 3 4 5 6 अवयव है। अब हमसे पूछा जा रहा है 1, ये 5 ए का अवयव है या नहीं है। तो बिल्कुल हम लोग देख पा रहे हैं कि 5 जो है समुच्चय ए का अवयव है। समुच्चय ए का अवयव जब होगा तब हम लोग भरेंगे इसमें बिलोंग्स टू। तो यहां जो आपका हो जाएगा वो बिलोंग्स टू। 8 जो है हम लोग देख पा रहे हैं 8 ए का अवयव नहीं है। तो जब 8 ए का अवयव नहीं है तो यहां हम लोग भरते हैं बिलोंग्स टू नोट। 0 भी ए का अवयव नहीं है, यहां आपको आ जाएगा बिलोंग्स टू नोट। 4 जो है आपका ए का अवयव है, इसमें जो आएगा वो बिलोंग्स टू आएगा। क्या आएगा? बिलोंग्स टू। उसके बाद 2 आपका अवयव है ए का, तो ये भी आपका यहां पर भी क्या आएगा? बिलोंग्स टू। 10 आपका अवयव ए का नहीं है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग बिलोंग्स टू नोट का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है, कहीं से कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोगों को कहा जा रहा है कि समुच्चय को हम लोग कल 2 प्रकार में निरूपित किए थे, एक रोस्टर रूप, एक समुच्चय निर्माण रूप। अब रोस्टर रूप क्या होता है और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? तो रोस्टर रूप की बात करें तो आपको कल ही बताए थे। रोस्टर रूप में हम लोग जो भी समुच्चय में अवयव आते हैं उनको मंझली कोष्ठक के बीच कॉमा दे करके लिखते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? रोस्टर रूप कहलाता है। तो देखिए आपको वही प्रश्न यहां दिया गया, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप। अब आपको प्रश्न दिया गया ए में, कह ये रहा है कि x:x एक पूर्णांक संख्या है। एक पूर्णांक संख्या है। हम लोग पूर्णांक संख्या जानते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य। पूर्ण संख्या जो पॉइंट में नहीं हो, बटा में नहीं हो, इन्हें हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो अब यहां से हम लोगों को कहा जा रहा है x एक पूर्णांक संख्या है जो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा। तो -3 से जो बड़ा आएंगे वो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आएंगे। 7 से छोटा लेंगे तो यहां से अगर हम लोग इसको लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में, इस रूप में रोस्टर रूप में अगर हम लोग लिखते हैं इसको तो लिखेंगे -3 से अधिक तो -2, कॉमा देंगे, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां तक जो आएगा संख्या, इसको हम लोग कॉमा दे करके जब मंझली कोष्ठक में लिखते हैं तो यही रूप आपका क्या कहलाता है? रोस्टर रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? रोस्टर रूप। किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है x:x संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या हो। तो 6 से कम
प्राकृत संख्या की बात करें तो 6 से कम जो प्राकृत संख्या होता है 1 2 3 4 5, ये आपका आ गया 6 से कम प्राकृत संख्या आ गया। इनको हम लोग मंझली कोष्ठक के बीच कॉमा दे करके लिखते हैं, तो यही आपका क्या कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है। नेक्स्ट की बात करें तो कहता है x:x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल कितना हो 8। अब हम लोग जानते हैं 2 अंकों का संख्या जो है आपका वो 10 से शुरुआत होता है और लास्ट होता है 99 पे। 10 से लेकर के 99 तक में आपको वो संख्या 2 अंकों का लेना है जिनके अंकों का योग, ये जो अंक दिख रहा है, इन दोनों के अंकों का जो योग होगा वो 8 होना चाहिए। यही आपको कहा जा रहा है x:x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। तो बताइए सबसे पहले क्या आएंगे, सबसे पहले हम लोग बात करें तो 1 7 17 जो आएंगे, 17 का योगफल, अंकों का योगफल जो होंगे वो कितना होंगे 8 होंगे। 1 और 7 कितना 8। उसके बाद बात करें हम लोग तो 26 के अंकों का योग जो आएंगे वो 8 आएंगे। उसके बाद हम लोग 35, इसके बाद जाए तो 44, इसके बाद 53, उसके बाद जाएंगे तो 62, उसके बाद 72 और 80। इन सभी 2 अंकों की जो संख्या है इनके अंकों के योग कितना 8। और इन संख्याओं को सूची बनाकर हम लोग मंझली कोष्ठक के अंदर कॉमा दे करके लिख दिए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोस्टर रूप कहते हैं। रोस्टर रूप में लिखा गया। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट कहता है x:x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। जो संख्या 60 की क्या है, भाजक। अब बताइए 60 में किन किन संख्याओं से भाग लग जाएगा उनके आपको लिखना है रोस्टर रूप में। 60 में सबसे बात करें पहले तो 60 की जो भाजक आएगा सबसे पहले 1 प्रत्येक संख्या का भाजक होता है। 2 से डिवाइड होंगे तो 2, उसके बाद 3 से होंगे तो 3, 4 से होंगे 4, 5, 6, 7 से ये डिवाइड भाजक 7 नहीं होंगे तो 7 को नहीं लिखेंगे। 8 से भी आपका डिवाइड नहीं होंगे। 9 से नहीं होंगे, 10 से होंगे, फिर 12 से होंगे, फिर 15 से होंगे। उसके बाद हम लोग बात करें तो फिर ये आपका 30 से, फिर आपका आ जाएंगे 60 से। ये टोटल आपका जो संख्या है ये सभी इनके भाजक हैं और इन्हीं को हम लोग क्या किए हैं, कॉमा दे करके मंझली कोष्ठक के बीच लिखे हैं, तो इसी को हम लोग रोस्टर रूप कहते हैं। अब कोई भी शब्द आपको आ जाए, कल भी बताए थे कि कोई भी शब्द अंग्रेजी का हो, इनका अगर हमें समुच्चय बनाना हो तो इनके प्रत्येक लेटर को अलग कर करके कॉमा दे करके हम लोग लिखते हैं। इसमें अगर कोई लेटर 2 बार आता है तो उसको हम लोग 2 बार नहीं लिख करके 1 बार लिखते हैं। जैसे यहां देखिए ई बराबर जो आ जाएंगे, सबसे पहले टी कॉमा, आर कॉमा, आई कॉमा, जी कॉमा, उसके बाद ओ कॉमा, उसके बाद एन कॉमा, उसके बाद ओ दोबारा रिपीट हो रहा है, इसको ओ को लिखना नहीं है। एम, उसके बाद एम आ जाएंगे, जी हो गया, ओ हो गया, एम, उसके बाद ई, उसके बाद बात करें टी तो टी दोबारा आ रहा है नहीं लिखेंगे, आर दोबारा आ रहा है दोबारा नहीं लिखेंगे, वाई आएंगे। ये आपका आ गया ट्रिगोनोमेट्री शब्द का रोस्टर रूप। आगे बात करते हैं इसी प्रकार बेटर शब्द दिया गया है, तो बेटर का जब हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएंगे, बी, दूसरा ई, एक टी आएंगे, रिपीट नहीं करते हम लोग, ई फिर से नहीं आएंगे, आर आएंगे। ये आपका हो गया रोस्टर रूप। किन्हीं को कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे हम लोग चलते चौथे प्रश्न में। तो चौथा प्रश्न आपको जो दिया गया है वो रोस्टर रूप में आपको दिया गया है, उसको हमें बनाना है समुच्चय निर्माण रूप।
अब समुच्चय निर्माण रूप में आपको कल ही बताए थे, समुच्चय निर्माण रूप लिखने के लिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, मंझली कोष्ठक के बीच x कोलन x लिखकर एक ऐसे गुण को प्रकट करते हैं जो दिए हुए प्रश्न को संतुष्ट करता है, जो दिए हुए प्रश्न को क्या करता है, संतुष्ट। तो देखिए, आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रश्न आपको दे दिया गया 3, 6, 9, 12, ये आपका समुच्चय रोस्टर रूप दिया गया है। इससे हमको कहता है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। इसे हम लोग को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना। तो समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले x कोलन, ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन में आएंगे x कोलन। इसके बाद आपको एक ऐसे गुण को प्रकट करना है जो दिए हुए क्वेश्चन को संतुष्ट। अब देखिए बिल्कुल आसान है, यहां हम लोग देख पा रहे हैं 3 का मल्टीपल है 3, 6, 9 और ये 12। इसको हम लोग 2-3 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें 3 का गुणज, 3 का गुणज हम लोग लिखते हैं 3 का गुणज। अब 3 का गुणज 12 तक ही नहीं होता, ये बहुत अंत तक होता है। तो 3 का गुणज दिया गया है सबसे पहले, और 3 का गुणज लेंगे और x बिलोंग्स टू लेंगे, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और साथ में x का जो मान होना चाहिए वो लेस देन इक्वल 12, यानी 12 के बराबर हम लोग लेंगे या 12 से छोटा, और 3 का गुणज, और ये 3 जो होना चाहिए वो बिल्कुल आपका कौन सा प्राकृत संख्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग n से दर्शाते हैं। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखिए एक फॉर्मेट ये आ गया। दूसरा, और हम लोग दूसरा रूप में इसी क्वेश्चन को लिखें तो दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं, ये जो है आपका सबसे पहले x कोलन, इसको x को जो लिखेंगे x बराबर 3n, x बराबर कितना लिखेंगे 3n। अब 3n, n के स्थान पे 1 तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाए, 4 रखेंगे तो 12 आ जाए। तो मतलब n के मान 1, 2, 3, 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ n जो बिलोंग्स टू होगा वो आपका नेचुरल नंबर, लेकिन n आपका यहीं खत्म नहीं होगा, ये आपका 4 तक ही नहीं होता है नेचुरल। तो हमको यहाँ एक लिमिटेशन लगाना पड़ेगा कि ये जो नेचुरल नंबर है वो कहाँ तक होना चाहिए। तो ये नेचुरल नंबर जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल 4, यानी n का जो मान है वो लेस देन इक्वल 4, यानी 4 तक, 4 से छोटा या 4 के बराबर तक, 4 से छोटा आपका 1, 2, 3, 4। इस प्रकार से हम लोग अपने शब्दों में लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपका ये प्रश्न संतुष्ट करना चाहिए। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है देख पा रहे होंगे 2, 4, 8, 16, 32। अगर इसको आप देखते हैं तो ये आपका जो दिया गया है 2 का पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 दिया गया है। यानी हम लोग देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में 2 का घात के रूप में दिया गया है। तो बिल्कुल हम लोग इसको लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है आपको। तो b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबसे पहले x कोलन x लिखेंगे हम लोग। लिखने के बाद अब ये क्या हो रहा है, 2 का घात कौन संख्या, तो 2 का घात देख रहे हैं एक प्राकृत संख्या, तो 2 के पावर n, 2 के पावर n, और ये n जो है आपका n बिलोंग्स करना चाहिए किससे, नेचुरल नंबर से। n बिलोंग्स करना चाहिए नेचुरल नंबर से, और ये n लेस देन इक्वल 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल कितना, 5 होना चाहिए। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट में जो हम लोगों को क्वेश्चन दिया गया है 5, 25, तो इसको भी आप देख पा रहे होंगे। तो ये 5 का पावर 1 और ये 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 और ये 5 का पावर 4। तो बिल्कुल हम लोग उसी प्रकार लिख सकते हैं। सबसे पहले x कोलन x कोलन x लिखेंगे, और ये जो होगा आपका 5 के पावर कितना n, 5 के पावर
n होगा, और ये n जो आपका आएगा वो n कितने आएंगे, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर कहाँ, 4 तक, तो 4 तक आएंगे तो नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल कितना, 4। ये आपका आया समुच्चय निर्माण रूप। इसमें हम लोग देख पा रहे हैं 2 4 6 8 10 9। इसको हम लोग लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे x:x बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 2n। अब n के स्थान पे जो है आपका 1 2, 2 से 1 गुना करेंगे 2, 2 से गुना करेंगे 4, 3 से गुना करेंगे 6। तो मतलब n जो है आपका n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर, साथ में नेचुरल नंबर में इसमें कोई अंत लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अनंत तक हम लोगों को दिया गया है। तो अनंत तक दिया गया तो बिल्कुल हम लोग n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिख करके छोड़ देंगे। लिमिटेशन था तो हम लोग लिमिटेशन लगा दिए, लेकिन यहाँ आपको कोई लिमिटेशन दिया गया नहीं। आगे बात करते हैं, तो आगे अगर आप इसको देख पा रहे होंगे इस सीरीज को, ये आपको दिया हुआ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे तो प्राकृत संख्या का वर्ग है, प्राकृत संख्या का वर्ग। इसको अब हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो सबसे पहले इसको मानते हैं, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, x:x। अब इसमें जो हम लोग लिखते हैं बराबर में n के पावर 2। n जो होगा आपका कौन संख्या है, प्राकृत संख्या। n जो बिलोंग्स करेगा वो आपको प्राकृत संख्या बिलोंग करेगा। और ये प्राकृत संख्या कहाँ था, नेचुरल नंबर कहाँ था, मैक्सिमम हम लोग कितना तक जा सकते, 10 तक। कितने तक, 10 तक जा सकते हैं। ये जो n होगा वो लेस देन इक्वल कितने होंगे, 10 होंगे। तो ये आपका आया समुच्चय निर्माण रूप, जिसको हम लोग बोलते हैं गुण प्रकटीकरण नाम से भी जानते हैं, इसको सूचीबद्ध भी बोलते हैं। इसको इस प्रकार से हम लोग सूचीबद्ध नहीं बोलते, प्रतीकात्मक और आपका गुण प्रकटीकरण रूप होता है समुच्चय निर्माण रूप का। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अब सूचीबद्ध मतलब होता है रोस्टर रूप, जो आपको पहला बताए। रोस्टर रूप का 4 नाम होता है। रोस्टर रूप हो गया, उसके बाद उसको हम लोग तालिकाबद्ध कहते हैं, सूचीबद्ध कहते हैं, सारणीबद्ध कहते हैं। इन 4 नामों से जानते हैं। इस 4 नाम में कोई भी नाम आपको दिखे तो मतलब आपको समझ जाना कि रोस्टर रूप में हमको इसको लिखना है। तो समझिए क्या दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है x:x एक विषम प्राकृत संख्या, एक विषम प्राकृत संख्या। अब विषम प्राकृत संख्या क्या होंगे, तो बताइए। आप लोग सभी कोई जानते हैं विषम संख्या क्या होते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, जो 2 से पूरे विभाजित नहीं हो, इसको विषम। जैसे एग्जाम्पल में 1 3 5 7 अनंत तक होते हैं। तो इन्हीं को हम लोगों को लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे इसको 1 3 5 7। इसका कोई अंत है नहीं तो हम लोग पूरे को लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए करके हम लोग इसमें डॉट डॉट दे करके छोड़ देते हैं। आगे बात करें, बी कह रहा है x:x एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक आपको अभी तुरंत जस्ट बताए थे कि ये आपका पूर्ण संख्या होता है, पॉइंट में या बटा में नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए जो कहता है -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा, यानी हम लोग 1/2 की बात करें तो ये आपका 0.5 है माइनस में, इससे बड़ा होना चाहिए, और 9/2 तो यानी 4.5। इस दोनों के बीच में आपका जो भी पूर्णांक संख्या आते हैं उन पूर्णांक संख्याओं का हमें क्या बनाना है, समुच्चय बनाना है रोस्टर रूप में, यानी आप इसको सूचीबद्ध कहते हैं। तो बी जो हम लोग बनाएंगे, तो बताइए पूर्णांक संख्या 0.5 के बाद क्या आता है, बड़ा क्या होता है। इससे जो बड़ा होता है वो आपका 0 होता है, उसके बाद 1 2 3 4 तक रहेंगे, 4.5 से नीचे जो है आपका 4 आते हैं। इसके बाद 5 आएंगे पूर्णांक संख्या जो कि 4.5 से बड़ा हो जाएंगे, तो उसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो दिया गया है आपको c = x:x एक पूर्णांक है,
एक क्या है, पूर्णांक, यानी पूर्णांक संख्या हमको लिखना है जिसमें मान आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल कितना। तब जैसे होता क्या है, इसका हम लोग एक्स का जो मान निकाले, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4 है, तो उधर प्लस में एक्स स्क्वायर है, इधर आ जाएंगे माइनस में, बराबर में हो जाएंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 को 2 के स्क्वायर, कितने के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल 0। आपका ये जो आएंगे एक बार एक प्लस में एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल कितने, एक बार हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल 0, एक बार लिखेंगे एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल 0। ये प्लस में उधर चले जाएंगे माइनस में, तो लेस देन इक्वल हो जाएंगे -2, ये माइनस में उधर चले जाएंगे प्लस, इसमें चले जाएंगे प्लस में। अब हम लोग बात करें तो यहां जो दिया गया है उन सभी आपको जो है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय लिखना है जिनका वर्ग जो है वो 4 होना चाहिए या 4 से कम होना चाहिए। तो हमको यहां से दिख रहा है कि -2 से जो है आपको वो बड़ा होना चाहिए x, और 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो बात करें हम लोग c का, तो इसमें आपको जो दिखेगा -2 के बराबर भी होना चाहिए, तो -2, इससे बड़ा -1 और 0, 1 और 2, ये आ जाएंगे आपका, जिनका वर्ग जो है या तो 4 होंगे या 4 से कम होंगे, जिनका वर्ग क्या होंगे, 4 होंगे या 4 से कम होंगे। इन सभी संख्याओं का, तो इन सभी का हम लोग पूर्णांक संख्या लिख लिए। आगे बात करें लॉयल शब्द का हमें क्या बनाना है, रोस्टर रूप, इसको सूचीबद्ध बोलते हैं। तो इसका हम लोग बिल्कुल सीखे हैं। डी का बताइए क्या आएंगे, तो डी का जो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले LOYA, L 2 बार आ रहा, इसको 2 बार हम लोग नहीं लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। आगे X:X, वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं वर्ष में टोटल 12 मंथ होते हैं, जिसमें आपका कुछ मंथ 30 के लगते हैं, कुछ मंथ 31 के लगते हैं, और कुछ मंथ ऐसे हैं जो फरवरी आपका कभी 29 कभी 28 के लगते हैं। तो हमको उन सभी वर्ष के महीनों को बतलाना है जो आपका 30 का होता है, ये 31 का नहीं होता है। 31 आपका पहला जनवरी होता है, मार्च होता है, मई होता है, उसके बाद जुलाई होता है, अगस्त होता है, उसके बाद अक्टूबर होता है, दिसंबर होता है। ये 7 महीना आपका जो है 31 का लगता है। आपको यहां कहा जा रहा है कि उन वर्ष को लिखना है जो 31 का नहीं होते। तो ई में जो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले फरवरी आएंगे, फरवरी, उसके बाद आपका मार्च 31 को होते हैं, अप्रैल आएंगे, उसके बाद मई 31 का आते हैं, जून आएंगे, जुलाई आपका 31, फिर लगातार अगस्त भी 31 आते हैं, सितंबर आएंगे, फिर उसके बाद अक्टूबर आपका जो है 31 का आता है, नवंबर आएंगे, तो नवंबर इस मंथ के नाम को आप भी दर्शा सकते हैं, फरवरी, उसके बाद अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इनको दर्शा सकते हैं बिल्कुल। अब आपको कहा, सबसे पहले ऐप की बात करें इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन में जो के से पहले लेटर आते हैं ABCD EFGHIJ, यहां तक आपको के से पहले आता है। तो के से पहले आता है, तो के से पहले आपको कहता है व्यंजन लिखना। तो व्यंजन आपका ए जो है स्वर है, तो बी से आएंगे तो बी आ जाएंगे, सी डी, ई आपका स्वर है, एफ जी एच आई आपका स्वर है, जी एच आई जे आपका आ जाएंगे, और के से पहले ही कहता है
यानी हम लोग स्वर वर्ण को के से पहले छोड़ देते हैं, बाद बाकी जो भी लेटर आपको आ रहे हैं उन सभी लेटर को लिखते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न की, तो नेक्स्ट छठा नंबर प्रश्न है। छठा नंबर में जो आपको दिया गया है वो कहता है, प्रश्न बाईं ओर रोस्टर रूप लिखा है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप लिखा गया। वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है आपको। तो आपको एक तरफ आपको रोस्टर रूप दे दिया गया है और एक तरफ आपको समुच्चय निर्माण रूप दिया गया है। अब आपको इसमें मिलान करना है कि किसका रोस्टर रूप कौन है, या कोई रोस्टर रूप है तो इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या है, या कोई समुच्चय निर्माण रूप है तो उसका रोस्टर रूप क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले बात करें मैथमेटिक्स का, आपको पता है कि कोई भी अंग्रेजी का शब्द का जब हम लोग बनाते हैं इसके लिए इसी लेटर को अलग अलग करके लिख देते हैं, तो ये आपका बन जाता है। तो ये 3 नंबर जो होगा आपका बी का, यानी 3 में जो बना हुआ मैथमेटिक्स का रोस्टर रूप। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 1 कहता है एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक, यानी 6 को विभाजित करता हो और अभाज्य भी। अभाज्य जो आपका होता है 2, 3, 5, 7। अब इसमें से अभाज्य कौन कौन संख्या इसको 6 को विभाजित कर रहे हैं, तो 2 और 3। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 नंबर 2 और 3 है जो अभाज्य हैं और विभाजित करते हैं 6 को, तो ये आपका हो जाएगा 2 का एलम। आगे कह रहा है x:x होना चाहिए। संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या जो होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो देखिए यहां से लिखा गया है 1, 3, 5, 7, 9, तो ये जो आपका हो जाएंगे ये x:x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या। आगे बात करें, कहता है एक प्राकृत संख्या है और 6 की क्या है, भाजक है। 6 की क्या है, इनमें सभी में मंझली कोष्ठक होंगे, 6 की भाजक है। तो एक प्राकृत संख्या सिर्फ हम लोग बात करते हैं 6 की भाजक, बस प्राकृत हो तो 6 की विभाजित करें तो सबसे पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और 6 से भी विभाजित होंगे, यानी 1, 2, 3, 6। 1, 2, 3, 6 की बात करें तो ये आपका आ जाएंगे तीसरा नंबर का। तो थैंक यू छात्र। आज के लाइव सेशन कैसा लगा क्लास, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसी प्रकार आप लोग गैलेक्सी कुलम के चैनल से जुड़िए। यहाँ आपको 11, 12 के मैथ चैप्टर वाइज आपको क्लास मिलेंगे, और अगर आप इसको कंटिन्यू देखते हैं लगातार लेक्चर बाय लेक्चर तो बिल्कुल आपको मैथ आसान लगेगा और आप आसानी से मैथ को बना सकते हैं और सबसे इजी लगेगा मैथ सब्जेक्ट। थैंक यू।